नमस्कार बच्चों, मैं आज आपके लिए व्याकरण से एक पाठ उठाया है और उसका नाम है अलंकार। और ये मैं आपको समझाने जा रही हूँ, तो आप ज़रा ध्यान से इसको देखिए और जो मैं लिखती जा रही हूँ उसको आप नोट भी करते जाना, और जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ ध्यान से सुनना उसको। तो बेटा, सबसे पहले हमारा विषय है हिंदी, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अलंकार, और कक्षा 9th के लिए। सबसे पहले हम अलंकार की परिभाषा, भेद, अर्थ ये पढ़ेंगे। अलंकार का एक शाब्दिक अर्थ होता है, जैसे कि हम उसे कहते हैं गहना, जेवर या आभूषण, और ये सभी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए होते हैं। देखिए बेटा, जिस प्रकार से देखा जाता है कि हमारे समाज में स्त्रियों के लिए जेवर बहुत ही अति आवश्यक है, उसी तरह प्रकार से हमारे काव्य में कविता रचते समय हमें ऐसे शब्दों को या ऐसे वर्णों को या कुछ ऐसी विधाएं चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्द हमें उसमें डालने होते हैं, जिसके कारण कविता का एक अलग ही प्रकार या अलग ही रूप निखर के आता है। और उसी सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक स्त्री की सुंदरता बिना आभूषण के अधूरी है, उसी प्रकार से हमारे काव्य में भी अलंकारों के बिना काव्य की सुंदरता अधूरी है। तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। देखो बेटा, ध्यान से सुनो इसको। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, और जिसके माध्यम से कविता में चमत्कार या सुंदरता उत्पन्न होती है, वो माध्यम है, मैंने अभी अभी आपको बताया था, जिसके द्वारा कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसका माध्यम जो है वो है पहला शब्द और दूसरा है अर्थ। यानी शब्द और अर्थ के द्वारा ही हम अपनी कविता में चमत्कार उत्पन्न कर सकते, एक नया रूप ला सकते हैं, एक अलग ही उसमें विश्वास या नए अर्थ उसमें डाल सकते हैं कविता में, और पढ़ने वाले के मन को एक अच्छी सी छाप छोड़ सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं बेटा, अलंकार के भेद या प्रकार। सबसे पहले अलंकार दो प्रकार के माने गए हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। अब शब्द अलंकार को सबसे पहले हम लेते हैं कि शब्द अलंकार होता क्या है। तो शब्द अलंकार में देखिए बेटा कि शब्द के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि शब्द अलंकार कहलाती है। मतलब कि जब हम कोई कविता पढ़ते हैं या लिखते हैं, उस समय शब्दों के माध्यम से हम उस कविता में एक नया ही रोचकता उत्पन्न करते हैं, और वही वृद्धि शब्द अलंकार कहलाती है। तो चलिए बेटा, आगे हम दूसरा लेते हैं, अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार जो है, देखो दोनों परिभाषा बेटा समान है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। पहला देखो, यहाँ मैंने देखा शब्द के माध्यम से, दूसरा ये अर्थ अलंकार में अर्थ के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि अर्थ अलंकार कहलाती है, कहलाता है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा इसका अर्थ कि शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। परिभाषा याद करने के लिए सिर्फ इतना ही करना है आपको, यहाँ पे शब्द
लिखना है और यहाँ पे अर्थ। तो ये मेरे हिसाब से सबको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ते हैं। तो बेटा अब हम शुरू करते हैं शब्द अलंकार के प्रकार या भेद। तो सबसे पहले शब्द अलंकार का पहला जो भेद है वो है अनुप्रास अलंकार, और दूसरा है यमक अलंकार, और तीसरा है श्लेष अलंकार। ये तीनों भेद जो हैं वो शब्द अलंकार में आते हैं। आप इसे नोट करिए। अब दूसरा हम है अर्थ अलंकार के भेद। दोनों के अलग अलग भेद हैं और उनको अलग अलग ही हम पढ़ेंगे। तो अर्थ अलंकार का पहला भेद है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, और चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार, और पांचवा मानवीकरण अलंकार। तो ये पांचों जो हैं भेद वो अर्थ अलंकार के भेद है। अब हम सभी को एक एक करके पढ़ेंगे समझने के लिए कि उनको हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं और किस प्रकार से हम उनका ये पता लगाएं कि आखिर में ये अलंकार होते क्या हैं। तो पहला हम लेकर चलते हैं अनुप्रास अलंकार, जो कि शब्द अलंकार का ही एक भाग है। तो इसमें इसकी परिभाषा देखते हैं सबसे पहले कि एक ही वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब आना, एक ही वर्ण की आवृत्ति यदि, यहाँ से ध्यान से पर देखना बेटा, यदि एक से अधिक बार होती है, एक से अधिक बार होती है तो वह कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। तो आपको समझ में आ गया होगा, साफ साफ समझ दिखाई दे रहा है कि एक ही वर्ण की, किसकी? वर्ण, वो जो कि हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और वर्ण की आवृत्ति अगर एक से अधिक बार होती है तो वो कहलाता है अनुप्रास अलंकार। और इसको मैंने कि वर्णों की आवृत्ति से जब काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। तो अब हम इसके उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है इसका पहला जो उदाहरण हमने लिया है वो इस प्रकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो बेटा इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ना और ध्यान से देखो कि इसमें देखो एक वर्ण कौन सा? तय वर्ण। तय वर्ण की कितनी बार आवृत्ति हो रही है? देखो सभी शब्द में तय है। कितनी बार आ गया? 5 बार। 1 2 3 4 और 5, यानी तय वर्ण जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें बार बार आ रहा है। तो ये जो 5 ऐसे शब्द हैं, इस शब्द हैं जिनमें तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इससे हमें यह पता चलता है कि यह अनुप्रास अलंकार है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं कि चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब इस कविता की इन पंक्तियों में देखो च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, च च और च। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। आप बहुत ही आसान से तरीके से आप परीक्षा में ये बता सकते हैं कि ये च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार आएगा। चलो एक और उदाहरण पढ़ लेते हैं फिर उसी लिए। नभ पर चमचम चपला चमकी। अब यहाँ पे चपला का अर्थ होगा बिजली। क्या है? नभ पर
चमचम चपला चमकी। अब देखिए इसमें भी च छ छ और च, इसमें भी च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये अनुप्रास अलंकार है। अब हम शब्द अलंकार के ही दूसरे भेद को लेकर साथ चलते हैं। पहला हमने पढ़ा अनुप्रास अलंकार, अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। अब हम यमक अलंकार की परिभाषा देखते हैं। देखो ध्यान से रखना, हमारी परिभाषाएं कुछ कुछ मिलती जुलती सी होंगी और हमें याद करने में आसानी होगी। पहले अनुप्रास में थी कि वर्ण की आवृत्ति, इसमें देखना जहां एक ही शब्द, क्या शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। यानी जिस काव्य में या जिस काव्य की पंक्तियों में एक ही शब्द बार बार आ रहा हो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वहां पे यमक अलंकार होगा। आंख बंद करके भी आप ये बता सकते हो कि इन पंक्तियों में यमक अलंकार आता है। आप उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, ये एक हमारी उदाहरण है। और इसमें देखिए दो जगह एक ही शब्द का बार बार उसमें आवृत्ति हो रही है, पहली एक घटा और दूसरी घटा। देखो अब शब्द तो एक ही है, लेकिन दोनों का यहाँ पर अर्थ अलग अलग है। अब ये जो पहली घटा है उसका अर्थ तो होता है कि बादलों का समूह। क्या होता है? बादलों का समूह है। और दूसरी घटा का अर्थ होता है घटा यानी कम होना, कम होना। देखो शब्द तो एक ही है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो बेटा आपको समझ में आ गया कि एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो, तो वो होगा यमक अलंकार। चलो हम इसी का ही एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग या पाए बोराय। ये कविता की बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं और इसमें कवि जो है वो एक ही शब्द को बार बार यहाँ पर प्रयोग कर रहा है, लेकिन दोनों जगह यहाँ पर दोनों का ही अलग अलग अर्थ होता है। अब ये वो जो शब्द है वो है कनक कनक। अब इसमें देखिए एक कनक का अर्थ तो होता है सोना यानी स्वर्ण। क्या होगा? सोना। पॉज। तो बेटा देखो हमने इसमें पढ़ा था कि कनक कनक ते सौ गुनी। अब एक कनक का अर्थ होता है सोना मतलब स्वर्ण, और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। क्या होता है? धतूरा जानते हो सभी, ये एक तरह से नशीला फल होता है जिसको हम ज़्यादातर शिव जी को चढ़ाते हैं। तो इसमें एक की जगह इन्होंने स्वर्ण से लिया है, एक का मतलब, दूसरे का मतलब धतूरा। तो कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, वो कहते हैं सोने से ज़्यादा तो मादकता किसमें? धतूरे में। और अधिकाय मतलब बहुत ज़्यादा, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक, बहुत अधिक। बोराय यानी बोराय जगह यानी पूरी तरह से उसमें खो जाना, किसमें? धतूरे के उससे। तो इसमें आपको बेटा समझ में आ गया, हमें इतना ही समझना है, ज़्यादा उसमें नहीं जाना डिटेल्स में कि इस कनक और इस कनक का क्या अर्थ है। यानी शब्द तो एक जैसे ही हैं लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। चलो अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। माला फेरत जग भया, फिरा न मन का
फेर, ये आपने पहले भी सुनी होगी ये पंक्तियां कि माला फेरत जग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। अब इन कविता की पंक्तियों में देखिए, अब यहाँ पे जो मन का जो शब्द है उसका अलग अलग अर्थ दिया गया है। पहले देखिए कि माला फेरत जग भया, यानी माला जानते हो सभी कि प्रभु कई लोग अपने हाथ में लेके मोतियों की एक माला से फिराते रहते हैं, पर माला तो उन्होंने सारी फेर ली, लेकिन फिर भी उनका मन के अंदर जो मैल था या मन के अंदर जो भावनाएं थी वो फिर भी नहीं फिरी। कर का मन का डारी दे, कर यानी हाथ, यहाँ कर का अर्थ है हाथ। अब ये आ गया देखो मन का और एक एरा मन का, यहाँ दो जगह मन का है। पहले मन का अर्थ तो होता है एक मन का हीरा, तीन जगह। इस मन का अर्थ होता है कि जो मोतियों की जो माला होती है ना वो, और इस मन का अर्थ होता है मन के अंदर, और इसका भी अर्थ होता है माला। तो देखो यहाँ पे शब्द एक ही है लेकिन अर्थ उनका अलग हो गया, तो इसीलिए इसमें यमक अलंकार आएगा। अब इसमें एक आखिरी उदाहरण और देख लेते हैं कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। बेर और बेर, अब इसमें 3 बेर खाती थी यानी बार, बेर का अर्थ क्या है बार, यानी 3 समय, 3 बार। 3 बार खाती थी वो 3 बेर खाती है। बेर मतलब एक फल होता है जो सभी जानते होंगे। बेर क्या है इसमें एक फल। तो इसमें समझ में आ गया शब्द एक जैसा है लेकिन उनका अर्थ अलग है। अब इस शब्द अलंकार का आखिरी हम प्रकार पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, इसके नाम से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इसका अर्थ होता है श्लेष मतलब चिपकना, यानी उसके साथ बहुत सारे अर्थ चिपके होते हैं किसी शब्द के साथ। इसकी परिभाषा है कि जहां एक शब्द एक बार आए, यानी जहां एक शब्द एक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो वहां श्लेष अलंकार होता है। तो बेटा इसकी परिभाषा आपने पढ़ी। अब इसका उदाहरण एक रहीमदास जी का दोहा है जो सबका सुना हुआ है और बहुत ही सिंपल सा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। ये बहुत ही सुना हुआ दोहा है, सबने सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। और अब इसमें जो रहीमदास जी ने कहा है कि जो यहाँ पे देखिए एक तो पानी शब्द है, पानी बार बार यहाँ पे आ रहा है। अब हमें इस पानी जो शब्द है इसका अर्थ देखना है कि शब्द तो एक है पर इसके अर्थ अनेक हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं पानी, देखो सीधे सिंपल लग रहा है हमें पानी है। रहीमदास जी कहते हैं कि अपनी यहाँ पर पानी से संबंध है, इस पानी से इज्जत और दूसरा यहाँ पे जो प्रयोग होगा इसमें चून वाले में, इसमें तो इसका अर्थ पानी ही होगा। तो वो कहते हैं कि रहीमदास जी की अपनी इज्जत को संभाल के रखिए, बिना इज्जत के सब कुछ सूना है। यानी अगर हमारी इज्जत चली जाती है या किसी की भी, तो सबसे प्रिय चीज़ होती है इज्जत। और उसी प्रकार दूसरी लाइनों में कहा है कि पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब ये कहते हैं देखो यहाँ पे पानी का महत्व बताया गया है, इसमें पानी यानी इज्जत, यहाँ पे दो में इज्जत कर दिया गया, लेकिन इन चीज़ों के लिए पानी की क्या महत्वता है
ये यहाँ पर इन्होंने बताया है। यहाँ पर मोती मतलब किसी की इज्जत या चमक से संबंधित है। यदि मोती की चमक चली गई तो मोती का कोई भी मोल नहीं है। यहाँ पर इस मोती का अर्थ है चमक, यानी यदि किसी की इज्जत चली गई या किसी की चमक चली गई तो उसका कोई अर्थ नहीं है। अब ये कहते हैं पानी मानुष, यानी मनुष्य के लिए भी इज्जत बहुत ही ज़रूरी है। ये तीनों को जोड़ दिया इन्होंने, देखो इससे, इससे और इससे, तीनों से। इस सिर्फ एक पानी ने, एक शब्द ने, इस पानी से यहाँ पे इसका अर्थ होगा चमक यानी इज्जत। यहाँ पे मनुष्य के लिए पानी यानी इज्जत बहुत ही आवश्यक है। दूसरा चून, चून यानी आटा। अगर आटे में अगर आपने पानी नहीं डाला तो चून का कोई महत्व नहीं है, और इसीलिए चूना भी आप इसे बोल सकते हो। चूना जिसको चुनाई में काम लेते हैं, या आटा, दोनों ही पानी के बिना अधूरे हैं। तो उन्होंने पानी की महत्वता यहाँ पर बताई है। अब एक और आखिरी इसका एक उदाहरण लेते हैं कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर सुरन को खोजते फिरते कवि व्यभिचारी चोर। इन लाइनों में देखिए कि जो ये लाइनें हैं उसमें ये जो स्वरण है, सुवर्ण, इसका क्या अर्थ है इन तीनों के लिए। कवि के लिए स्वरण का अर्थ है सुंदर वर्ण यानी या शब्द, आप इसे बोल सकते हो। और व्यभिचारी के लिए इसका अर्थ है स्त्री, सुवर्ण का। और चोर के लिए इसका अर्थ है यहाँ पर सोना यानी स्वर्ण। तो आपने देखा यहाँ पर ये जो एक ही शब्द है लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग अर्थ में लिया है। इसीलिए हम इसे श्लेष अलंकार कह सकते हैं कि एक ही शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। तो बच्चों, आपको आज का ये जो अलंकार है वो पढ़ाए मैंने, कैसे लगे, और इसको ध्यान से पढ़ना और सारे जो ये नोट्स हैं नोट कर लेना। और उसके बाद मैं आगे के जो अर्थ अलंकार हैं उसके भाग पढ़ाऊँगी। आज मैंने सिर्फ शब्द अलंकार लिए हैं क्योंकि एक साथ सभी को नहीं करा सकती। तो धन्यवाद।